नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वैलेंटाइन का वीक चल रहा है। हर तरफ प्रेम का इजहार करने वाले लोग हैं। लोगों के मन में प्रेम को लेकर के इतनी जिज्ञासाएं, इतनी कोशिश, इतनी बातें हैं कि हर कोई जैसे लगता है वैलेंटाइन के मौके पर प्रेम के रंग में रंग गया है। लेकिन आज भी अपने देश भारत में वैलेंटाइन को लेकर के अलग अलग रिएक्शंस रहते हैं। कोई कहता है ये पाश्चात्य सभ्यता की बात है, कोई कहता है ये हमारी संस्कृति पर हमला है, और कोई और तरीके की बातें करता है। वो सब इसलिए क्योंकि प्रेम को लेकर के भारत में खुलापन नहीं है। और भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रेम को लेकर के अलग अलग तरीके की विचारधारा है, लोगों की सोच है, और वहाँ की संस्कृति अलग अलग तरीके की परमिशन देती है। लेकिन आप जान करके हैरान होंगे कि इसी प्रेम और शादी के बंधन को लेकर के दुनिया में इतने तरीके के सिस्टम हैं, इतने तरीके की संस्कृति है और इतने तरीके की मान्यताएं हैं कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी भारत में जहां पर वैलेंटाइन को लेकर के इतना हो हल्ला मचता है, प्रेम के इजहार को लेकर के विवाद और बवाल होते रहते हैं, लोग छुप छुप कर मिलते हैं, छुप छुप कर प्यार करते हैं, इसी भारत देश में ऐसी जगह भी है जहां प्रेम को लेकर के मान्यता एकदम अलग है। एकदम अलग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके का प्रेम और जिस तरीके के संबंधों की बात यहां पर मानी जाती है वो भारत में कोई भी सुनकर के हैरान रह जाएगा। लेकिन भारत में एक जिला ऐसा है, एक इलाका ऐसा है, एक ऐसी जनजाति जाति है जहां पर प्रेम को लेकर के आज के ज़माने से 100 साल आगे का ज़्यादा खुलापन है। भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पर तमाम तरीके के बंधन, डर लोगों के बीच में रहते हैं, हिंसा होती रहती है। लेकिन इसी हिंसा के बीच में छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जिसका नाम है बस्तर। बस्तर में तमाम जनजातियां रहती हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जिनका मुख्य समाज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन शादी और प्रेम को लेकर के इनकी विचारधारा इतनी अलग है जो कि इनको बिल्कुल ही अलग बनाती है। वजह यह है कि यहाँ शादी को लेकर के बहुत ही अलग नियम कायदे कानून है। बस्तर में एक जनजाति रहती है, उसका नाम है गोंड, और इसी समुदाय की एक जाति और है, उसका नाम है मुरैना। मुरैना जाति के लोग शादी को लेकर के एकदम ही अलग विचार रखते हैं। यहाँ पर शादी एक बंधन नहीं है, बल्कि शादी एक ऐसा सिस्टम है जिसको करने के बाद आदमी अलग तरीके से आज़ादी महसूस कर सके, और शादी करने के लिए भी इतना खुलापन जिसको सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे आज के समाज में हम लोगों के बीच में विकसित देशों में या फिर ऐसे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सिस्टम है नाइट क्लब्स का, रेस्टोरेंट्स का, पब्स का, जहाँ लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और प्रेम भी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्रेम करें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाएँ तो जो जाते हैं लोग वो प्रेम करने ही जाते हैं। ऐसा ही सिस्टम बस्तर की इस जनजाति में होता है। इस प्रथा को बोलते हैं घोटुल। घोटुल एक ऐसी प्रथा है जिसमें बांस की बल्लियों से एक जगह बनाई जाती है जहां पर वहां के तमाम समाज के लोग जाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं और आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये संबंध बनाने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि वो शादी करें। ये भी ज़रूरी नहीं कि जिससे शादी करें उसी के साथ रहें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसको परिवार वाले चाहते हैं उनसे शादी करें। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस तरह के संबंध बनाने के लिए इजाज़त उनका परिवार खुद ही देता है। इस जनजाति में दरअसल 10 साल की उम्र के बाद लड़का हो या लड़की, उसको इस घोटुल प्रथा में जाने की इजाज़त होती है, और बल्कि घर वाले ही उसको इस प्रथा के लिए भेजते हैं, जिसमें हर शाम तमाम लोग मिलते हैं, लड़के लड़कियां वहाँ मौजूद रहते हैं। कोई किसी को पसंद आ जाए तो उसके साथ जा सकता है, कोई किसी को पसंद आ जाए तो उसके साथ जा सकता है। केवल घूमने टहलने फिरने के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी। और शारीरिक संबंधों का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक लड़की खुद आकर नहीं कह दे कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसके साथ सारा जीवन बिताना चाहती हूँ। और ये तय होने के बाद जबकि लड़की खुद जाकर अपने परिवार से कहे कि मुझे फला लड़के से शादी करनी है, शादी कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता,
और अगर वो चाहे तो उस शादी के बाद भी होटल प्रथा में जा सकती है, यानी वहाँ क्लबिंग कर सकती है, उनके अपने तरीके का जो क्लब है उसमें जा सकती है, और वहाँ अगर उसको कोई दूसरा लड़का पसंद आता है तो उससे शादी कर सकती है। हालांकि कोई भी अगर समाज से जबरदस्ती रास्ता बदल करके चाहे तो आज के समाज में भी शादी कर सकता है, शादी तोड़ सकता है, दूसरी शादियों में जा सकता है, लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ पर इसको कतई बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इस चीज़ को शहद दी जाती है कि आप जिससे चाहें उससे संबंध बनाएं और जिससे चाहें जितनी बार चाहें शादी करें। और इसके लिए एक तरीका, एक सिंबॉलिक तरीका भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के क्लब में जा करके जब लड़कियां डांस करती हैं, लड़कों से मिलती हैं, और रोज़ जा करके चाहे वो केवल बातचीत करके या घूम टहल करके या बात करके वापस आ जाएं, या फिर शारीरिक संबंध बना करके भी वापस आती हैं, लेकिन तब तक परिवार वाले कुछ नहीं कहते जब तक वो अपने बालों में लकड़ी की एक कंघी लगाकर नहीं आती। अब आप हैरान होंगे कि लकड़ी की कंघी आखिर क्यों? तो दरअसल लकड़ी की कंघी लगाने का मतलब ये है कि लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया है और अब उससे शादी करना चाहती है। इस पर परिवार वाले उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है लड़का, उस लड़के से मिलते हैं। इसमें परिवार वालों का कोई भी से नहीं होता, कोई भी सहमति जरूरी नहीं होती, क्योंकि जो लड़का लड़की पसंद कर लेती है वही अंतिम विकल्प होता है, और उसके बाद उन लोगों की शादी कर दी जाती है। इस शादी के बाद कई सालों तक साथ रहने के बाद भी अगर उसका मन बदलता है या इच्छा बदलती है तो उसको फिर से ऐसा ही मौका मिलता है, और उसके बाद भी यही पूरा दोहराया जाता है प्रोसेस, और उसके बाद जिससे भी शादी करना चाहे उससे शादी कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के भारत के ही भीतर ऐसी भी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ जितने भी लोगों के साथ चाहें प्रेम संबंध बना सकती हैं, शादी कर सकती हैं, तोड़ने के बाद शादी फिर से शादी कर सकती हैं, और उनका समाज इसको पूरी इजाज़त देता है। सुन के हैरानी हुई ना आपको? इस तरह की शादी, वो भी भारत में। लेकिन अभी कहाँ, अभी आप और सुनिए। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहाँ शादियों के इतने अलग तरीके हैं जो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। अपना पड़ोसी देश है चीन। पश्चिमी चीन में एक जाति रहती है, उसका नाम है मूसो जाति। वहाँ पर शादी की एक अलग ही परंपरा है, और वो परंपरा है जिसको बोलते हैं वॉकिंग मैरिज। वॉकिंग मैरिज अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन इसका असल में उस तरह का मायने नहीं है। वॉकिंग मैरिज को आज की तारीख में जैसे दुनिया में कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप, उसी तरीके से देखा जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग एक साथ रहते हैं बगैर शादी किए हुए, और तब तक वो शादी नहीं करते जब तक उनकी इच्छा ना हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में ही कई साल गुजर जाते हैं और उसके बाद दोनों की रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये चीन की जो वॉकिंग मैरिज है ये बहुत अलग मैरिज है। इसमें उस समाज की बात होती है जहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा चलती है, यानी महिला प्रधान समाज है, और इसमें लड़कियां तय करती हैं कि आखिरकार उनको किसके साथ शादी करनी है, और इसके लिए वो तमाम लड़कों को आजमाती हैं। वो उनको मिलती हैं, बैठती हैं, बात करती हैं, पार्टी करती हैं, यहाँ तक शारीरिक संबंध भी बनाती हैं, और जब सब तरह से तसल्ली हो जाती है उसके बाद वो शादी करती हैं। इस शादी में अलग बस इतना ही है कि इस शादी में दोनों में से कोई भी जब भी चाहे अलग हो सकता है, और उसके पीछे की वजह बताना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब उनका दिल करे इस शादी से बाहर जा सकते हैं। ऐसी शादियों में एक खास बात और भी है कि अगर इस शादी से कोई बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुरुष की नहीं होती, महिला ही उसकी देखभाल करती है, और इसके लिए कोई गुजारा भत्ता भी नहीं लेती। यानी कि महिला प्रधान देश होने की वजह से, महिला प्रधान जगह होने की वजह से जो कुछ भी इस रिश्ते में होता है उसमें सारा फैसला महिला का होता है, चाहे वो प्रेम का फैसला हो, शादी का फैसला हो, बच्चों का फैसला हो, या फिर उसके बाद बच्चों की देखरेख का फैसला हो। इसमें पुरुष लोग बाहर जाके काम भी नहीं करते, ज़्यादातर महिलाएं ही बाहर काम करती हैं। वो एक शख्स को चुनती हैं जिनसे शादी करती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं। जब पुरुष चाहे वो इस शादी से बाहर जा सकता है, और जब महिला चाहे वो इस शादी से बाहर जा सकती है। बस इतने से ही फ़र्क है कि अगर इस शादी से कोई बच्चा होता है तो उसकी सारी देखभाल मूसो जाति की महिला ही करती है, क्योंकि महिला प्रधान समाज है और वो समझती है कि इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन इस तरह की शादियां भी दुनिया के बहुत कम देशों में देखने को मिलेंगी, बहुत कम जगहों पर मिलेंगी, बल्कि कई देशों में तो इस बारे में सुन करके भी लोग हैरान हो जाएंगे और यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है। केवल यही तरीका नहीं है जिसको सुन करके आप
शादी के बारे में हैरानी से सोच रहे होंगे। इससे भी अलग तरीके हैं, इससे भी डिफरेंट तरीके हैं। अफ्रीका में एक साहिल क्षेत्र है, जिस साहिल क्षेत्र में बाकायदा शादी को भारत की नज़रों में या दुनिया के और देशों में एक तरीके से मजाक ही बना दिया गया है, जिसमें जब जो चाहे कोई शादी कर सकता है और इसके लिए बाकायदा उत्सव होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो ये फेस्टिवल होता है, इसका नाम भी इन्होंने इसी तरीके से रखा है। इसका नाम है वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल, यानी कि इस फेस्टिवल में लोग पत्नियों को चुराते हैं। पत्नियों को चुरा करके अगर वो ले जाने में कामयाब रहते हैं तो उनसे उनकी शादी हो जाती है। ये जो सोहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनजाति रहती है, इनका बाकायदा साल में 2 बार इस तरह का उत्सव होता है, जो कि करीब 10 दिन चलता है। इसमें तमाम समाज के लोग जुटते हैं, पूरी तरह से तैयार होते हैं और इस 10 दिन चलने वाले फेस्टिवल में जो पुरुष होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही तैयार होते हैं। वो अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं, वो अपने दांतों को खूब चमकाते हैं, बालों को और चमकाते हैं और पूरी तरीके से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने आकर्षक लग रहे हैं। इनके हिसाब से अगर दांत जिसके जितने ज़्यादा चमकते हैं वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बना जाता है। जिसके चेहरे पर जितनी रंग बिरंगी आकृतियाँ बनी होती हैं उसको उतना ही ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है। और शरीर पर उनके तेल से चमका करके शरीर को जो तैयार किया जाता है उसको देख करके माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बलशाली और शक्तिशाली पुरुष है। और इसी की होड़ होती है, इसी का कंपटीशन होता है और इसी के आधार पर तय होता है कि कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं होता। इसमें हर किसी शख्स को पता होता है कि आज जो ये रात है, आज से जो शुरू 10 दिन का ये फेस्टिवल है, इसमें एक दूसरे की पत्नियों को चुराने का ही काम होगा। यानी जो महिलाएं जिनमें से ज़्यादातर शादीशुदा होती हैं या जिनकी शादी नहीं भी हुई है, उनकी भी चोरी होनी है, ये सबको पता होता है। और इस सब पता होने के बावजूद भी सब एक दूसरे की पत्नियों पर, एक दूसरे की लड़कियों पर नज़र गड़ाए रहते हैं। और रात का जब उत्सव शुरू होता है तो इसमें लड़के डांस करते हैं, चेहरे पर रंग बिरंगी आकृतियाँ बनाए हुए, दांतों को सफ़ेद चमकाए हुए और बालों को चमका करके वो रोशनी में जब डांस करते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सामने बैठी हुई लड़कियों का जो झुंड है उनमें से मुझे कोई पसंद कर ले। और जब ये पसंद करने का सिलसिला चल रहा होता है तो एक विशेष इशारे से उस पुरुष को, उस महिला को बताना होता है कि मैंने तुमको पसंद किया है। और इस इशारे को कोई और न देख पाए, क्योंकि अगर किसी ने देखा तो फिर जान की दुश्मन बन जाएगी। और ये जो इशारों का सिलसिला चलता है वो ख़त्म होने के बाद रात में जब सब सोने चले जाते हैं तो चोरी करने का सिलसिला शुरू होता है। यानी रात के अंधेरे में जब अपने अपने तंबुओं में लोग सोते हैं तो तमाम पुरुष जिनको शादी करनी है, कोई महिला पसंद आई है या किसी महिला को कोई पुरुष पसंद आया है, तो वो इस जुगत में लग जाते हैं कि कैसे इसमें चोरी की जाए। और सबकी नज़रें बचाते हुए, सबसे बचते हुए उन्हें पत्नियों को चुरा के ले जाना होता है। इनमें से कई ऐसी होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, उनके पहले से बच्चे होते हैं, पति होते हैं, परिवार होते हैं। वो लोग इसका विरोध करते हैं। रात में जब ये लोग छुप छुपा कर भागने की कोशिश वहाँ से करते हैं तो उस वक्त इन लोगों का झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है और कई बार जाने भी जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें जान की बाजी लगा करके भी लोग पत्नियों को चुराने जाते हैं। और आखिर में अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो रात भर कहीं और रहने के बाद अगले दिन जब दिन का उजाला होता है तो इसी लोगों के ग्रुप के सामने आते हैं और बताते हैं कि वो पत्नी को चुराने में कामयाब हुए। उसके बाद इनके कानून के मुताबिक इनको शादी की इजाज़त दे दी जाती है। इसमें उसके परिवार के लोग, उसके पति, उसके बच्चे या कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता है। यानी एक तरीके का कानून है कि अगर रात भर आप पत्नी को लेकर के गायब हो सकें और आप पकड़े न जाएं तो आप शादी करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद इन लोगों की शादी होती है। और इस सब के बावजूद अगर इनके मन में किसी भी वक्त, साल भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद अगर इच्छा जागती है कि साथ नहीं रहना है, तो ये लोग जब फेस्टिवल में जाते हैं तो तरीका वही कि फिर से कोई ना कोई नज़र डालेगा, कोई ना कोई नृत्य करके उनको लुभाएगा। और अगर ऐसे में महिला तैयार होती है तो वो इशारा करती है और अपने पसंदीदा पुरुष के साथ वो फिर से भाग जाती है। अगर उसकी इच्छा अपने पहले पति के साथ ही रहने के लिए है तो ये उत्सव उसके लिए सिर्फ उत्सव होता है। वहाँ पर खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन अगर उसने किसी को इशारा नहीं किया, किसी की तरफ नहीं गई, किसी के साथ नहीं गई, तो वो अपने पहले पति के साथ ही वापस घर लौट आती है।
तो ये इतनी अजीबोगरीब शादियों के किस्से हैं जिनको सुन करके हैरानी होती है, लेकिन इसी को कहते हैं कि दुनिया विविधताओं से भरी हुई जगह है। दुनिया में ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच सच होता है। और ये जितनी भी शादियां हैं, चाहे वॉकिंग मैरिज हो, चाहे वाइफ स्टेलिंग फेस्टिवल हो, या फिर घोटुल की प्रथा हो जो कि भारत में होती है, सब है तो हैरान करने वाली, लेकिन सच है। तो वैलेंटाइन के इस वीक पर हैरान करने वाली शादियों की प्रथा पर यह थी हमारी खास पेशकश। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।